नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जीवन जिस व्यक्ति को मिलता है उसे समझ में आता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में कितने सुधार हो रहे हैं और कितनी सजगता से उनकी जान बचाई जा रही है। आज हम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर उत्सव राज हैं, जो कि डॉक्टर आर प्रसाद, जो कि दरभंगा DMCH के पूर्व अधीक्षक रहे हैं, वरीय चिकित्सक रहे हैं। उनके पुत्र हैं। आपका स्वागत है जी। नमस्कार मनोज जी। हम बता दें, आज हम ऐसे तमाम दर्शकों को देखना चाहिए, क्योंकि लगातार डेंगू से लोग पीड़ित ही नहीं हो रहे हैं बल्कि मौत हो रही है, उनके शरीर कमज़ोर हो रहे हैं अगर वो रिकवर भी करते हैं तो। आज इन तमाम मुद्दों पर, क्योंकि बरसात के आने से ही डेंगू का खतरा बढ़ गया है और इसके लिए विशेष व्यवस्था DMCH के अलावा कई ऐसे हॉस्पिटल हैं, जैसे जो प्रसाद पॉलीक्लिनिक है, वहाँ भी मरीजों की व्यवस्था की गई। एक सवाल यह आ रहा है कि हर बार डेंगू के खतरे से लोग डरे तो रहते हैं लेकिन प्रिकॉशन नहीं हो पाता है। बारिश आ गई है, चर्चा शुरू हो गई है। उस सब जी क्या स्थिति है अभी डेंगू को लेकर? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि 1997-98 में जब पहली बार डेंगू खतरा मंडराया था दिल्ली पे, तब से लेकर आज तक सरकारी तंत्र तो विफल रहे हैं डेंगू के रोकथाम में। नहीं तो हर साल डेंगू के इतने सारे केसेस आते हैं दिल्ली में, कई सारी मौतें भी हो जाती हैं अनफॉर्चुनेटली। तो सरकारी तंत्र तो विफल हैं इसमें। तो हमें बहुत खास करके ख्याल रखना पड़ेगा कि अपनी सुरक्षा अपने हाथों में हमें लेनी पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है रोकथाम का। खास करके अगर मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ तो मैं बच्चों पे ज़्यादा फोकस करके बताना चाहूँगा कि कोशिश ये करें कि अपने बच्चों को पूरे हाथ के कपड़े पहनाएं, पूरे पैर के कपड़े पहनाएं। गर्मी है तो कॉटन के कपड़े आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही जो ओपन एरियाज़ होते हैं, जैसे कि फोरहेड हो गया, नेक हो गया, इस पर आप ओडोमॉस जैसे मॉस्किटो रेपेलेंट्स लगा सकते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ़ होते हैं, स्किन के लिए भी सेफ़ होते हैं। बस बच्चों को थोड़ा ये ध्यान रखें कि वो मसल के आँखों में ना ले जाएँ, तो थिन लेयर लगाएंगे तो वो काफ़ी है। जैसे पैर के पार्ट खुले होते हैं या हाथों के पार्ट खुले होते हैं, तो इस पर थोड़ा सा आप ओडोमॉस लगा दें, तभी बाहर बच्चों को भेजें, वरना घर में ही रखें बच्चों को। डेंगू के बारे में ऐसा मानना है कि इनके जो मच्छर हैं वो सिर्फ दिन में काटते हैं। ऐसा नहीं है, ये मच्छर ऐसे हैं जो दिन में भी काटते हैं मगर रात में भी काटते हैं। ठीक है, तो आपको मच्छर से तो बचना ही है। साथ ही जो हम बार बार बताते हैं कि अपने आसपास सफाई रखें, पानी के कलेक्शंस ना होने दें। वाटर कूलर्स जो आपने गर्मियों में चलाए होते हैं उनको खाली ज़रूर कर दें। गमलों में जो पानी अटक जाते हैं या बारिश की वजह से कई छोटे छोटे कंटेनर्स आपके घर के इधर अगल बगल रखे रहते हैं, उसमें जो पानी भर जाते हैं उनको खाली ज़रूर कर दें, क्योंकि मच्छर पनपते वहीं पे हैं। प्लस साथ ही साथ अगर आपके घर के आसपास पेड़ हैं या वो हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत आप मॉस्किटो के लिए रिपेलेंट स्प्रे करवा सकते हैं ताकि मच्छर ना रहें। घर के अंदर ऐसे तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, मगर फिर भी जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें। अगर आप मॉस्किटो प्रभावित, मच्छर प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो खास करके उनका इस्तेमाल करें। सबसे सेफ़ होता है आज भी मच्छरदानी का इस्तेमाल। आजकल के लोग बहुत कतराते हैं, बट आज भी हम कहते हैं कि मच्छरदानी का इस्तेमाल सबसे सेफ़ है और मच्छर से प्रोटेक्शन सबसे प्रभावी तरीके से वही देता है। इसके अलावा अगर बड़ों पे भी हम ध्यान दें तो वो भी गर्मी की वजह से क्या होता है ना, हम लोग कई बार आधे से, मैंने भी अभी अपने शर्ट फोल्ड किए हुए हैं, तो पूरे कपड़े पहने अगर आप संभावित क्षेत्रों में रहते हैं और थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप जब बीमार पड़ते हैं तो डेंगू ऐसी बीमारी है कि कई बार जान भी ले लेती है, और अगर जान नहीं लेती है तो आपको बहुत कमज़ोर और शरीर को बहुत कमज़ोर कर देती है और आपको थकान और दर्द से, तकलीफ़ से आप जूझते रहते हैं। तो इससे बचाएं, लोगों को सतर्क करें, सजग करें, तो बहुत ही अच्छा रोकथाम हम कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक सवाल ये है कि अगर एहसास लोगों को काफ़ी विलम्ब से होता है, जब प्लेटलेट्स काफ़ी ज़्यादा घट जाते, तो इसका ये एहसास कब होता है और अगर एहसास हो तो तुरंत क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए मनोज, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डेंगू के मच्छर के काटने के बाद 3 से 7 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो 3 से 7 दिन के बाद बुखार का लक्षण सबसे पहला आता है। तो पहले 5 दिन जो हैं इसको हम लोग फेब्राइल फेज़ कहते हैं, जो कि पहले दिन से 5वें दिन तक बुखार आता है। इस बुखार में ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि पैरासीटामोल से बुखार नहीं उतर रहा है, मगर हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि डेंगू के बुखार में पैरासीटामोल को छोड़ के दूसरी कोई भी बुखार की दवाई नहीं लेनी है। तो एप्रोप्रिएट डोज नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी है। तो 6-6 घंटे पे, अगर ज़रूरत पड़े तो 4 घंटे पे भी बुखार की दवाई लेते रहें, रेस्ट करें, पर पानी पिए, बहुत सारा पानी पिए। जितना ज़्यादा पानी आप पी सकते हो उतना ज़्यादा पिए, और उससे भी ज़्यादा अच्छा आप ORS का इस्तेमाल करें। बड़ा पैकेट आता है, उसको 1 लीटर पानी में मिलाएं और दिन भर में अगर आप कम से कम 2 से 3 लीटर पी लेते हैं
तो आप समझ के चलिए कि आपको शरीर में आने वाली कमज़ोरी कम से कम होगी, ठीक है। तो ये पहले 5 दिन जो होते हैं ये फेब्राइल फेज़ होते हैं। उसके बाद छठा और सातवां दिन कन्वालेसेंस फेज़ होता है, जो कि थर्ड स्पेसिंग, जो भी पानी शरीर के अतिरिक्त जगहों पे जाता है उसको वापस से रीएब्जॉर्ब करता है शरीर। और उसके बाद 8वें दिन से प्लेटलेट्स बढ़ने शुरू होते हैं और 9वें दिन आप डेंगू मुक्त होते हैं। तो 1 से 9 दिन तक डेंगू NS1 पॉजिटिव आता है और तीसरे दिन से लेकर 28वें दिन तक डेंगू IgM पॉजिटिव आता है। और इनमें खास करके ख्याल उन लोगों को रखना है जो पहले दिन से ही, पहले दिन के बुखार में या दूसरे दिन के बुखार में अगर उनको चक्कर आ रहा हो, पेट में तेज़ दर्द हो रहा हो, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, या फिर उनको कभी भी किसी भी शरीर के अंग से खून का रिसाव हो रहा हो, ऐसे लोग तुरंत चिकित्सा परामर्श लें और अगर ज़रूरत पड़े तो एडमिट हो जाएं। अभी अगर मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली हमने एक बच्चे को एडमिट किया था, तो उसका वज़न कुछ 108 किलो था। और क्या होता है कि ओबीस लोगों में, जो लोग थोड़े ज़्यादा मोटे होते हैं, उनमें फ़ैट ज़्यादा होता है तो थर्ड स्पेस ज़्यादा होता है, तो ऐसे लोगों में लीकेज भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ब्लड परमेबिलिटी के थ्रू लीक करता है डेंगू। ऐसे बच्चों में खतरा बढ़ जाता है। तो जब उस बच्चे को हमने पहले दिन, बुखार के पहले दिन एडमिट किया था और उसको हम लोग IV पैरासीटामोल भी दे रहे थे, बट उनका बुखार नहीं उतर रहा था, पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे और बच्चे को कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। ब्लड प्रेशर उसका 90 से नीचे था सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 45 से नीचे था। यहाँ तक कि उसको डोपामिन के सपोर्ट पे रखना पड़ा था और अगले 6 दिन तक वो डोपामिन के सपोर्ट पे रहा, फिर डोपामिन हट पाया और 7वें दिन वो घर जा पाया। प्लेटलेट की परेशानी इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, प्लेटलेट उसके 1 लाख से ऊपर बने रहे, लेकिन थर्ड स्पेसिंग काफ़ी हुई थी, फ्लूइड बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा था उसको और पहले दिन ही उसको एडमिट करना पड़ गया था। लक्षण उसका क्या था? साफ बुखार तेज़ के साथ, चक्कर आ रहा था और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सैचुरेशन उसका 82% था। ऑक्सीजन के साथ 3 दिन ऑक्सीजन पे वो रहा तो 95-96% था। तो हमारे पास HDU भी है, हमारे पास ICU भी है, तो जो भी चिकित्सा सुविधा दे सकते हैं डेंगू में, ख़राब से ख़राब डेंगू में, वो भी हम दे पा रहे होते हैं। तो जो मैंने आपको बातें बताई, इनका खास ध्यान रखना है। और जिनको पहले डेंगू हो चुका है, जिनका IgG भी पॉजिटिव होता है, इन लोगों को जब सेकेंड टाइम डेंगू होता है तो उसकी सीवियरिटी ज़्यादा होने के चांसेस भी होते हैं। ऐसे लोग भी खास करके समय पर चिकित्सा परामर्श ज़रूर ले लें अपने डॉक्टर से। अच्छा, ये इसका जो प्रिकॉशन का पीरियड आपने कहा कि 1 से 9 दिन के हैं, तो ऐसा कुछ है जो कुछ खाने से उसके अंदर का एनर्जी, इम्यूनिटी बरकरार रहे, ताकि डेंगू मरीज़ का, जो डेंगू मरीज़ है उनको इफ़ेक्ट थोड़ा सा कम है, तो क्या खाना चाहिए उस समय थोड़ा सा, ताकि उन लोग को पहले से थोड़ा सा कंट्रोल रहे उस पर? अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मनोज जी कि डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है, ठीक। अब वायरल इन्फेक्शन के साथ वायरल गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमन है, जिसको कई बार लोग इग्नोर करते हैं। तो अगर पहली दवाई जो आप लेंगे वो तो पैरासीटामोल है, जो आप बुखार के लिए लेंगे। दूसरी दवाई अगर आप कोई PPI जैसे कि पेंटोप्राज़ोल या फिर लैंसोप्राज़ोल अगर लेते हैं तो वायरल गैस्ट्राइटिस कम होती है, तो वॉमिटिंग के चांसेस घट जाते हैं। क्योंकि अगर वॉमिटिंग होती है तो आपके शरीर में पानी की कमी होती है और जो आप ORS का सेवन कर रहे हैं वो आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में रह नहीं पाता है, निकल जाता है। तो खास ख्याल रखें कि एक PPI, पैरासीटामोल और ORS का सेवन खूब सारा करें। खाने में जो चीज़ें खानी हैं, जो आप रेगुलर टाइम से खाते रहे हैं, जिन चीज़ों से आपका पेट खराब नहीं होता है, आपको किसी और तरह की शिकायत नहीं होती है, उन खानों का नियमित रूप से सेवन करते रहें। तला, छना, मिर्चा, मसाला ये अवॉइड करें। बाहर का खाना ना खाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उल्टी होने से भी दिक्कत हो सकती है, उसी तरह पेट खराब होने से भी शरीर से पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा निकलने लग जाएगी, तो डेंगू में वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी। तो घर का बना खाना खाएँ। आप चावल, दाल, रोटी, सब्ज़ी जो भी खाते हैं आप खाते रहें। फल के सेवन में आप जैसे केला, पपीता, सेब ये सब कुछ खाते रहें। केले के, जो बहुत लोग कहते हैं कि पपीते के पत्ते से कुछ फ़ायदा होना, नई चीज़ें मत ट्राई करें। अगर इससे आपका पेट खराब होता है या उल्टियाँ शुरू होती हैं तो आप ज़्यादा परेशानी में आ जाएंगे। और माना गया है कि इन चीज़ों से प्लेटलेट बढ़ते हैं, शायद, कंफर्म कोई भी थियोरी नहीं है, क्योंकि पहले 7 दिन तक प्लेटलेट्स घटने ही घटने हैं और 8वें दिन से ही बढ़ना है। और प्लेटलेट चढ़ाने का भी क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं साथ के साथ, खाने के साथ, कि अगर 70,000 से नीचे हमारे प्लेटलेट होते हैं और शरीर के किसी अंग से अगर खून आ रहा होता है तब प्लेटलेट चढ़ाए जाते हैं डेंगू में, या फिर 15,000 से नीचे अगर प्लेटलेट काउंट जाता है तभी प्लेटलेट चढ़ाए जाते हैं डेंगू में। इसके साथ ये भी जान लें कि डिस्चार्ज का क्या क्राइटेरिया होता है। कई लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब कब छुट्टी होगी, तो डिस्चार्ज का एक सिंपल क्राइटेरिया होता है कि ए फेब्राइल फॉर मोर देन 24 आवर्स, यानी कि आप 24 घंटे से ज़्यादा आपको बुखार ना आ रहा हो। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि आप हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो, यानी कि आपका BP, पल्स ठीक चल रहा है।
तीसरा क्राइटेरिया होता है कि आपके प्लेटलेट काउंट 50,000 से ज़्यादा हों और एक राइजिंग ट्रेंड पे। जैसे कि कल अगर 45,000 था तो आज का प्लेटलेट काउंट आपका 54,000 आया हो, या कल अगर आपका 55,000 था तो आज आपका 62,000 आया हो। तो अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है तो आपको अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। तो हम बता दें खासकर डेंगू को लेकर के अब लोगों में दहशत फैलना प्रारंभ हो गया है, क्योंकि अच्छा एक चीज़ और कि आपके जो आपका जो प्रसाद पॉलीक्लिनिक में जो ऐसे मरीज़ आते हैं उनके लिए क्या आधुनिक मशीनें, आधुनिक व्यवस्था है? क्योंकि जो आज से 5 साल पहले थी और 5 साल के बाद जो ट्रेंड बढ़े हैं, लोगों का विश्वास बढ़ा है, तो वो क्या चीज़ और है आपके यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स जो नए जैसे हैं? आपको पता है कि मैंने अपनी पीजी गंगाराम से की, फिर बीएलके मैक्स में मैंने अपनी एसआरशिप की। उसके बाद जब मैं वहाँ से आया तो उसके पहले हमारा एक नर्सिंग होम था और उसको एक हॉस्पिटल का प्रारूप दिया हमने, आईसीयू सेटअप किया, लेटेस्ट वेंटिलेटर्स जो होते हैं जो कि मतलब इवन एएसवी मोड के साथ वो भी हमने इंस्टॉल किए यहाँ पे। जो लेटेस्ट मॉनिटर्स होते हैं विद 5 पैरा मॉनिटरिंग, वो सारे कुछ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन सप्लाई है, सेंट्रल लाइन एयर सप्लाई है, सेंट्रल लाइन सक्शन सप्लाई है। तो इन सब चीज़ों से आधुनिक व्यवस्था से केयर तो बढ़ ही जाता है और साथ के साथ आपके जो अब स्टाफ हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा ट्रेंड हैं, आईसीयू की व्यवस्था को जानते हैं, समझते हैं, ड्यूटी डॉक्टर्स रहते हैं राउंड द क्लॉक। तो पेशेंट को कहीं ना कहीं लेवल ऑफ केयर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। और आपने शायद मनोज जी देखा होगा विगत दिनों की, हमने एक नशे से पीड़ित 9 साल के बच्चे को हमने बचाया था, जिसके कि फेफड़े में भी पानी भरा था और हार्ट में भी पानी भरा था और पूरे शरीर में पानी भरा था। तो उसकी हमने डायलिसिस भी की थी। तो डायलिसिस की सुविधा भी 9 साल के छोटे बच्चे की भी हमने डायलिसिस की थी। इवन हम लोग न्यूबॉर्न्स एनआईसीयू में न्यूबॉर्न्स की भी डायलिसिस कर रहे होते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे होते हैं, इवन हीमोडायलिसिस भी कर रहे होते हैं। तो इन सारी सुविधाओं से ये तो होता है कि पेशेंट को एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल जाती है। जैसे हमारे पास अल्ट्रासाउंड भी है, एक्सरे भी पोर्टेबल है, अल्ट्रासाउंड भी पोर्टेबल है, सारी जांच की सुविधाएं अस्पताल के अंदर ही हैं, दवाई का दुकान भी हमारे अस्पताल के अंदर ही है। तो ये सारी सुविधाएं होने से पेशेंट को भागना नहीं पड़ता है, तकलीफ़ नहीं होती है और बैठे बैठे उनको थोड़ा सा संयम मिलता है कि हाँ हमें भाई परेशान नहीं होना पड़ रहा है, क्योंकि मरीज़ तो उनका वैसे ही परेशान है और उसके दुख में लोग भी, अटेंडेंट भी परेशान होते हैं। तो उस समय अगर भागना ना पड़े लोगों को तो थोड़ी सी परेशानी कम जाती है लोगों को। तो हम बता दें दरभंगा के प्रसाद पॉलीक्लिनिक जो कि अपना स्थान बचा है, हम बता दें कई सीतामढ़ी से लेकर के कई ऐसे गंभीर मरीजों का हमने इलाज होते देखा है, जिसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर आर प्रसाद के साथ डॉक्टर उत्सव राज भी लगे और मरीजों ने, परिजनों ने उन्हें धन्यवाद दिया। क्योंकि आज के समय में अगर आधुनिक मशीनों के साथ या आधुनिक ट्रेंड स्टाफ के साथ अगर कोई संस्थान, खासकर मेडिकल संस्थान अगर पूरी तरह तैयार नहीं रहता है तो ऐसे में मरीज़ और परिजनों का विश्वास भी नहीं होता है और मरीज़ ज़्यादा रिकवर भी नहीं कर पाते हैं। तो हम लगातार तमाम गंभीर मरीज़ और बीमारियों के इलाज को लेकर के हम डॉक्टर उत्सव राज एवं डॉक्टर आर प्रसाद से तमाम जानकारी आप तक पहुंचाना चाहेंगे ताकि मरीजों को लाभ मिले और मरीज इस बात की चर्चा अपने आसपास के क्षेत्र में करें। तो आज का था एपिसोड डेंगू से कैसे बचें, और अगर डेंगू थोड़ा सा भी आपको लक्षण लग जाए तो तुरंत प्रसाद पॉलीक्लिनिक में सारी सुविधा मौजूद हैं, वहां आप इलाज करा सकते हैं। जी, हमारे कार्यक्रम में शामिल होकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उत्सव जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, अपने चैनल में आमंत्रित करने के लिए, और आपके श्रोताओं को और आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको भी आने वाले इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद।